हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस ट्रेडिशन पे। तो दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने डायमेंशन को स्टार्ट किया था और डायमेंशन में मैंने उसका डेफिनेशन और साथ ही साथ आप लोगों को 10 से 12 फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिसका मैंने आपको डायमेंशन बताया था और आपको एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट को कैसे कैलकुलेट करना है उसके बारे में हम लोगों ने आपसे बात किया था। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम लोग जो बाकी बचे हुए कुछ जो बचे हुए फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, मैंने कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ को लिख के रखा है ताकि कुछ समय को बचाया जा सके और अपनी स्टडी को थोड़ा कम समय में ज़्यादा किया जा सके। तो आइए देखिए, ये नंबरिंग मैंने नहीं दे रखा है क्योंकि पिछले क्लास में कहाँ तक नंबरिंग मैंने करवाया था, तो आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद फिर आप लोग इसके आगे नंबरिंग लगा दीजिएगा। तो आइए, प्रेशर क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया हिंदी में बोलेंगे बल बटा क्षेत्रफल। और फोर्स का तो आपको बताया हुआ था, क्या निकला था, MLT इनवर्स 2 या फिर -2। और इसका हम लोग डायमेंशन लिख रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल स्क्वायर ब्रैकेट में इसको क्लोज कर देंगे। ये फोर्स का हमने डायमेंशन लिख दिया। उसके बाद क्या होगा, एरिया का डायमेंशन। एरिया का डायमेंशन बताया था आपको L⁻²। तो यहाँ पर हो जाएगा M, उसके बाद ये जो यहाँ L है पावर 1 है, ये वाला जो पावर 2 है ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। या फिर एक स्टेप इसको मैं आगे आपको बता देता हूँ, ये क्या होगा, MLT-2 तो है ही, और ये वाला जो है ये ऊपर जब जाएगा तो L⁻² हो जाएगा। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं ML⁻1, ये देखिए ये दोनों बेस आपको मैंने बताया था A⁻x इंटू A⁻−y ऐसा कुछ है, ठीक है। अगर ये दोनों बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, पावर को ऐड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A⁻x प्लस -y होगा। तो जब हम लोग इसको करेंगे A⁻x, ये प्लस और ये माइनस दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव, यानी कि x - y होगा। ये मैंने आपको पिछले क्लास में बताया हुआ था, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर L⁻1 है और ये -2 है, तो क्या हो जाएगा, L⁻1 -2 यानी कि L⁻−1। तो यहाँ पर हो जाएगा ML⁻1 और T⁻2 यानी कि ML⁻−1 और T⁻−2। तो ये हो गया हमारा डायमेंशन किसका, प्रेशर का। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं पावर क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। हिंदी में बोलेंगे कार्य बटा समय, ठीक है। तो इसका हम लोग को लिखना है डायमेंशन। तो वर्क का आप लोगों को बताया हुआ था कि वर्क का क्या होता है डायमेंशन। यदि मान लीजिए आपको वर्क का डायमेंशन याद ना हो तो मैंने आपको बताया था वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये आपको पिछले लेक्चर में बताया हुआ था। अगर आपको डायरेक्टली वर्क का डायमेंशन याद ना हो यहाँ पर पुट करने के लिए तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये फॉर्मूला है जो कि आपको निश्चित रूप से याद होना चाहिए। तो फोर्स का क्या होता है, फोर्स का भी हम लोगों ने निकाला था। अगर आपको फोर्स का भी याद नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं, फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, जिसको कि त्वरण कहा जाता है इंग्लिश में, हिंदी में, ठीक है। मास इंटू एक्सेलरेशन और इंटू डिस्प्लेसमेंट तो है ही। तो क्या हो गया, मास का होगा m, एक्सेलरेशन का LT-2 आपको बताया गया था, और डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा ये। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं डायमेंशन आपका आ जाएगा m, L⁻1 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, और T⁻−2 तो है ही। यही आपका किसका डायमेंशन हो गया, ये डायमेंशन हो गया आपका वर्क का। इसी वर्क का डायमेंशन यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर देंगे,
m l टू द पावर 2 और t टू द पावर -2। ओके, और नीचे में क्या होगा, टाइम का होता है t। तो इसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, तो देखेंगे m l टू द पावर 2 और t टू द पावर -2 यहाँ पर है, ये 1 है। ये जब ऊपर जाएगा आप लोग देख सकते हैं, ये ऊपर में आपका देख लीजिए यहाँ पर क्या है, t टू द पावर -2 और नीचे में t है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखेंगे -2 और ये पावर 1 में है पॉजिटिव, जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा निगेटिव, तो -1 हो गया। तो हम लोग देखेंगे t टू द पावर -2 -1 हो गया t टू द पावर -3। तो क्या हो जाएगा पावर का, ये ml2 t -3, ये आपका डायमेंशन हो गया पावर का। डस्टर किधर है, ओके दोस्तों, डस्टर नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, इसको मैं मिटा देता हूँ ऐसे ही। अगर आपने नोट नहीं किया हो तो इसका आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, फिर आप वीडियो को आगे स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पावर। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला मैंने लिख रखा है मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब वो हिंदी में बोला जाता है इसको बल आघूर्ण। इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, इसको हम लोग डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल में आप याद रखिए फोर्स इनटू डिस्टेंस, बल गुना दूरी। आप ऐसा कीजिए, लिख लीजिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब होता है लंबवत दूरी। ओके, तो मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू क्या हो गया, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हिंदी में बोला जाता है बल गुना लंबवत दूरी। बल का आपको पता ही है mL/t-2 और लंबवत दूरी चाहे कैसी भी हो, लंबवत हो या कैसी भी हो, दूरी तो दूरी होता है, इसको हम लोग बोलेंगे L। तो ये आपका हो जाएगा, इसको जो लोग आगे लिखेंगे हो जाएगा mL2 और t टू द पावर -2। ओके, ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ फोर्स बल आघूर्ण। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको हम लोग बोलते हैं जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देना चाहता हूँ। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, प्रैक्टिकली अपने लाइफ में देखा होगा, जब आप लोग बस पे जा रहे होते हैं, ट्रैवल करते हैं बस पे, तो मान लीजिए बस जब रुकी हुई है तो आप लोग मतलब कंफर्टेबल आप लोग बैठे हुए रहते हैं। जब बस स्टार्ट होती है अचानक से, तो हम लोग अचानक से किस तरफ होते हैं, जब अचानक से बस स्टार्ट होती है तो हम लोग पीछे की ओर हल्का सा ये होते हैं। इसका मतलब ये क्यों होता है। और जब बस चल रही होती है उसके बाद जब बस में ब्रेक लगाया जाता है तब देखिएगा हम लोग आगे की ओर गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, होता ये है कि गति का एक रूल होता है, जो कि हम लोग इसके अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी जो स्थिति में है वो उसी स्थिति में रहना चाहेगा। यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर गति कर रहा है तो वो गति ही करता रहना चाहेगा, और यदि अगर वो रुका हुआ तो वो रुका ही रहना चाहता है। तो ठीक है, और यही जो अपने पोजीशन में रहने का जो ये गुण है किसी भी ऑब्जेक्ट का, यही हमारा कहलाता है जड़त्व। ओके, यही हमारा कहलाता है जड़त्व। और यही कंडीशन जब रोटेशनल मोशन में होता है, जब घूर्णन गति में ऐसा होता है। आप लोगों ने देखा होगा बचपन में लट्टू को जानते हैं, लट्टू वो जो ऐसा वाला होता है, इसको इस तरह से घुमाया जाता है, ठीक है। ये जो रोटेशनल मोशन होता है इसमें, तो ये क्या होता है, ये भी जब घूम रहा होता है ना, ये भी चाहता है कि ये घूमता ही रहे, ये रुके ना। तो यही जो घूमते रहने की जो ये गुण है, जब ये वाला जो मैंने आपको बस का जो एग्जांपल दिया, ये तो आपका घूर्णन में नहीं था, ये तो आपका लीनियर था, रैखिक में था। और यही चीज़ जब आप लोग देखिए घूर्णन में यही आपका प्रॉपर्टी जब आता है तो उसको इसका नाम पड़ जाता है जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। घूर्णन में इसका नाम क्या पड़ जाता है, जड़त्व आघूर्ण, जिसका कि फॉर्मूला होता है मास इनटू दूरी, डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, इसको हम लोग कहेंगे हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, मास को द्रव्यमान और डिस्टेंस को दूरी का स्क्वायर।
फिर जब हम लोग डायमेंशन लिखेंगे मास का हो जाएगा m और दूरी का हो जाएगा l⁻²। तो कुल मिला के क्या हो जाएगा ml²। ठीक है, ये डायमेंशन किसका हो गया, ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, जड़ा तो आघूर्ण का। उसके बाद देखेंगे सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है बल अपॉन लंबाई। ठीक है, जिसको बोला जाता है पृष्ठ तनाव, सॉरी सरफेस टेंशन को पृष्ठ तनाव इसको बोला जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है बल बटा लंबाई। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलेंगे फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स का भी डायमेंशन हम लोगों ने देखा हुआ है, कितना आया था mL/t-2। और लेंथ तो L। ठीक है, और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा l⁻, देखिए यहाँ पर भी 1 है, यहाँ भी 1 है। जब ये ऊपर जाएगा तो 1 - 1 यानी कि l⁻ हो जाएगा 0 और t⁻⁻2 है। ये हो जाएगा सरफेस टेंशन का m(t-2)। ये आपका सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव का डायमेंशन हो गया। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे स्ट्रेस को हिंदी में बोला जाता है प्रतिबल। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। ओके, फोर्स अपॉन एरिया। हिंदी में अगर हम लोग बात करें तो हिंदी में होगा बल बटा क्षेत्रफल। ओके, और इसको जब हम लोग इसका जब लोग डायमेंशन लिखेंगे क्या होगा, फोर्स का भी आपको बल का बताया हुआ था mL/t-2 और क्षेत्रफल का हो जाएगा l²। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो होगा m, ये है आपका l⁻, ऊपर में 1 है, नीचे वाला जो 2 है ये जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा m1- यानी कि हो जाएगा ये और इनटू l⁻⁻²। जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा 1 - 2 l⁻⁻1। बस इसी को लिख देना l⁻⁻1 और t⁻⁻2 तो है ही। तो ये आपका हो गया किसका, स्ट्रेस का। ओके, उसके बाद स्ट्रेन का देखिएगा। स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ। ठीक है, चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ, इसको हिंदी में बोलेंगे लंबाई में परिवर्तन अपॉन वास्तविक लंबाई। अब आप देखिए लंबाई में परिवर्तन तो क्या है, ये लंबाई तो है। लंबाई में परिवर्तन का मतलब क्या होगा, लंबाई का होगा L और नीचे में देखिए वास्तविक लंबाई, ये भी क्या है लंबाई, तो इसका भी डायमेंशन क्या होगा L। तो ऊपर में भी L नीचे भी L, तो l⁻0 है ना। l⁻0 का मतलब क्या हुआ, इसका डायमेंशन 0 आ गया ना। ये देखिए पावर डायमेंशन किसको बोला जाता है, जो किसी भौतिक राशि के मूल मात्रक पर जो पावर डाला जाता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं डायमेंशन। तो यहाँ पे आया 0, तो इसको हम लोग कह सकते हैं डायमेंशनलेस। ये जो आपका स्ट्रेन है, स्ट्रेन को हम लोग क्या बोलेंगे डायमेंशनलेस। इसमें इसका कोई डायमेंशन नहीं है, डायमेंशनलेस। इसको हिंदी में अगर बोलेंगे होगा विमाहीन। ओके, ये आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में कहा जाता है आवृत्ति। आवृत्ति का फॉर्मूला होता है 1 आवर्तकाल। ठीक है, 1 आवर्तकाल, इसको इंग्लिश में बोला जाता है 1 टाइम पीरियड। ठीक है, अब देखिए ये टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी क्या है, आवृत्ति क्या है। तो देखिएगा आवर्तकाल किसे कहा जाता है, कोई भी जो जैसे सर्कुलर मोशन हो या फिर ऑसिलेशन मतलब कि दोलन हो। ठीक है, आप लोग जानते हैं दोलन ये इस प्रकार से होता है, आप लोगों ने देखा होगा घड़ी में लगा हुआ रहता है।
ठीक है। ये इस प्रकार से ये ऐसे ऐसे किया जाता है, ये ऐसे ऐसे होता है। और अगर आप सर्कुलर मोशन की बात करें तो मान लीजिए ये है, आप लोग पत्थर को रस्सी में बांध के उसको ऐसे ऐसे घुमाइएगा, वो देखिएगा कुछ इस प्रकार से, ये आपका यहाँ पर मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इसको ये इस प्रकार से घूम रहा है, ठीक है। जब इस प्रकार से आप इसको घुमाइएगा तो क्या होगा, ये ऐसे जाएगा और फिर ये वापस यहाँ आएगा, फिर से यहाँ से आगे जाएगा, फिर वापस यहाँ आएगा, यहाँ जाएगा, वापस यहाँ आएगा। कहने का मतलब क्या है, ये कुछ निश्चित समय में, कुछ निश्चित टाइम इंटरवल में या कुछ समय अंतराल में क्या होता है, ये बार बार अपने इसी रास्ते को घूम घूम कर फिर वहीं आता है, फिर यहीं से आगे जाता है, फिर वहीं आता है। यानी कि एक निश्चित समय में वो बार बार वहाँ आता है, ठीक। कोई ऑब्जेक्ट जहाँ से स्टार्ट किया और कुछ निश्चित टाइम इंटरवल में वो क्या आता है, कुछ समय अंतराल में वो बार बार अपने ही जगह को रिट्रेस करता है, बार बार उससे होकर गुजरता है। तो ऐसी गति को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्त गति कहते हैं। तो ऐसी गति को आवर्त गति कहते हैं। लेकिन ये जो आवर्त गति में एक साइकिल लगाने में जो समय लगता है, यानी कि एक चक्र पूरा करने में जो टाइम लगा इस ऑब्जेक्ट के द्वारा, उसे हम लोग कहते हैं आवर्तकाल, ठीक है। तो क्या समझा हमने, तो कोई भी आवर्त गति में, कोई भी वस्तु जब आवर्त गति में हो तो उसके द्वारा एक साइकिल पूरा करने में, यानी कि एक चक्र पूरा करने में जो समय लगता है उसे हम लोग आवर्तकाल कहते हैं। और अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी आवृत्ति की बात करें तो इकाई समय में, यानी कि यूनिट टाइम में, ठीक है, एक सेकंड की अगर हम लोग बात करें तो ये जो यूनिट टाइम है, इकाई सेकंड में किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा जितने चक्कर पूरे किए जाएंगे उसे हम लोग क्या कहते हैं, आवृत्ति। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आप लोग बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा कि आवर्त गति के दौरान किसी वस्तु के द्वारा एक चक्र लगाने में जो समय लगता है उसे हम लोग आवर्तकाल कहेंगे। क्या कहेंगे, एक चक्र पूरा करने में जो समय लगता है उसे हम लोग आवर्तकाल कहेंगे। और वहीं आवृत्ति की बात करें तो इकाई समय में ऑब्जेक्ट के द्वारा जो जितने चक्र लगाए जाएंगे उसे हम लोग आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि किसी भी आवर्त गति में जो ऑब्जेक्ट है तो इकाई समय में जितने चक्कर लगाएगा उसी चक्कर की संख्या को हम लोग आवृत्ति कहेंगे। और एक चक्र लगाने में जो वो टाइम लेता है उसे हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग डायमेंशन अगर देखें इसका तो क्या हो जाएगा, 1 में टाइम पीरियड है, टाइम का होता है टी, तो जब ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा T−1। ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन। उसके बाद हम लोग का आया अगला एंगल। एंगल के अगर हम लोग डायमेंशन की बात करें तो एंगल इक्वल तो आप लोग जानते हैं आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, जिसको हम लोग कहेंगे हिंदी में चाप बटा त्रिज्या, चाप बटा त्रिज्या। तो चाप क्या है, ये जैसे आपका ये मान लीजिए एक सर्किल है, ये आपका सेंटर हुआ, ये आपका रेडियस हुआ, ओके, ये भी आपका रेडियस हुआ, इसको त्रिज्या हिंदी में कहा जाता है। तो ये जो रेडियस हुआ इसके द्वारा ये इसके बीच का ये जैसे पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ए से बी तक का जो ये वाला जो डिस्टेंस है इसी को हम लोग कहते हैं चाप, ठीक है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये भी तो एक लेंथ ही है, तो इसका जो डायमेंशन हम लोग लिखेंगे तो एल ही तो होगा। उसके बाद अगर हम लोग त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या की जो हम लोग यहाँ से यहाँ तक मेज़र करेंगे, मान लीजिए ओ है, ए ओ या फिर ओ बी को जब हम लोग मेज़र करेंगे ये भी तो एक लेंथ ही है, इसका भी क्या होगा डायमेंशन, इसका भी डायमेंशन एल ही होगा। जब हम लोग इसका सॉल्यूशन, इसका जब हम लोग सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो देखेंगे कि l⁻1 यहाँ पर भी है और नीचे भी है, नीचे वाला माइनस चला जाएगा, l⁻ हो जाएगा 0। और इसको भी हम लोग लिख पाएंगे डायमेंशन लेस, यानी कि विमाहीन हो जाएगा। ये भी आपका क्या होगा, विमाहीन, ठीक है। तो लिख लीजिएगा इसको। तो ये आप इसको फटाफट आप नोट कर सकते हैं या फिर आप दोस्तों, अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट डायमेंशन के बारे में लोग बात करेंगे, जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं और काफ़ी अधिक संख्या में इनसे क्वेश्चन आते रहते हैं एग्ज़ाम्स में। सिर्फ आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में ही नहीं, बल्कि अगर आप बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद यदि आप इंजीनियरिंग लेवल का कोई भी एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिएगा तो वहाँ पे ये वाले डायमेंशन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं उसके बारे में। सबसे पहला हम लोग लिखेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हिंदी में बोलेंगे विद्युत विभव। ये विद्युत विभव क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अगले, इसके आगे जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ेंगे। खैर ये तो टॉपिक 12th में आता है, फिर भी आपको यहाँ पर डायमेंशन पर इसका सीख लेना है। ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है कार्य बटा आवेश। ठीक है, ये आपको फ़िलहाल में याद रखना है। जब हम लोग इसके स्टडी करेंगे इसके बारे में तो आपको बहुत अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा। तो इंग्लिश में बोलेंगे वर्क, और आवेश को इंग्लिश में बोला जाता है चार्ज। ओके, अब देखिए वर्क का तो आपको डायमेंशन पता ही है। वर्क क्या होता है, क्या वर्क वैसे फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी कि बल गुना विस्थापन होता है कार्य, और नीचे चार्ज जो है, चार्ज का मैं आपको इधर बता देना चाहता हूँ। चार्ज जो होता है, चलिए हिंदी में लिखते हैं आवेश। आवेश जो होता है ये होता है विद्युत धारा गुना समय। अगर इसको हम लोग इंग्लिश में लिखें तो काफ़ी ज़्यादा इजीली होगा, इसको याद करना काफ़ी ज़्यादा इजी होगा। Q इक्वल टू विद्युत धारा को लिखा जाता है I और समय को लिखा जाता है T। तो Q इक्वल टू आई टी, तो Q हो गया इसका। हम लोग जब डायमेंशन लिखेंगे तो इसको इस तरह से, चलिए चार्ज का हम लोग डायमेंशन लिखते हैं I है विद्युत धारा। मैंने देखिए आप लोगों को कल की क्लास में मैंने बताया था विद्युत धारा का जो डायमेंशन होता है वो होता है A, और टाइम है तो T। जब दोनों को जब एक साथ लिखेंगे तो जाएगा AT। ये किसका डायमेंशन हो गया, आवेश का डायमेंशन हो गया। तो यहाँ पर आवेश का डायमेंशन लिख देंगे। तो अभी तो फिलहाल में नहीं लिखते हैं, अभी लिख देते हैं चार्ज ही। ठीक है, अगले स्टेप में लिख देंगे इसका डायमेंशन। ऊपर वाले का डायमेंशन फोर्स का देखिए MLT-2, और डिस्प्लेसमेंट का हो जाएगा L, और इसका हो जाएगा AT। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका M L टू द पावर, यहाँ 1 है यहाँ 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 + 1। ओके, उसके बाद देखिए T टू द पावर 1 ऊपर, T टू द पावर -2 है, और नीचे से आपका T टू द पावर चला गया 1, तो हो जाएगा ऊपर में -1, और A यहाँ पर पावर 1 है, ये भी ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -1। इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो M L टू द पावर 2 हो जाएगा, T टू द पावर जो है -2 -1 तो हो जाएगा -3, और A इनवर्स 1। ये हो गया आपका डायमेंशन किसका, ये डायमेंशन होगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, ये एग्ज़ाम्स में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। आपको अगर याद रहेंगे तो आप इजीली इसको टिक कर पाइएगा, नहीं तो आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा बर्बाद होगा। उससे अच्छा है कि आप इसको याद रखें। उसके बाद सेकंड हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको हिंदी में बोला जाता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ओके, तो क्या बोला जाता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। हुआ क्या था, आप लोग एक स्टोरी तो जानते ही होंगे, सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का खोज किया है, ये तो आप जान रहे होंगे। 9th क्लास में आप लोगों को इसके बारे में बताया गया होगा, गुरुत्वाकर्षण के बारे में। तो हम लोग इसके बारे में डिटेल से आगे बात करेंगे। फ़िलहाल में हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम जो न्यूटन साहब ने दिया था, उन्होंने कहा था कि यूनिवर्स में उपस्थित हर एक चीज़, यूनिवर्स को हिंदी में बोला जाता है ब्रह्मांड। क्या बोला जाता है, ब्रह्मांड।
ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक चीज़, जितने भी ऑब्जेक्ट आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे आपके रूम में भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट होंगे, आपके घर में देख रहे हैं, तो प्रत्येक ऑब्जेक्ट क्या होता है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है, ऑब्जेक्ट सी है, ऑब्जेक्ट डी है, ये जितने भी ऑब्जेक्ट हैं ये सभी एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करने का मतलब है ये एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, ठीक है। ये इसके साथ आकर्षित होगा, ये इसके साथ होगा, ऐसे मतलब कि एक दूसरे के साथ मतलब एक तरह से बंधे हुए रहते हैं, ठीक है। फोर्स ये दोनों लगता है। तो अब आप लोगों के मन में कई बार ये सवाल आ रहा होगा कि चलिए मान लीजिए टेबल है, टेबल पे मान लीजिए यहाँ पर ये गिलास रखा हुआ है और यहाँ पर मान लीजिए बॉटल रखा हुआ है, ओके। अब बॉटल रखा हुआ है, गिलास, अब आप कहिएगा कि सर आप तो कहते हैं कि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है, मतलब दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो ये दोनों चिपक क्यों नहीं जाते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में इन दोनों के बीच में आकर्षण बल तो लगता है, लेकिन आकर्षण बल का मान काफ़ी ज़्यादा कम होने की वजह से ये एक दूसरे की ओर नहीं खिंचाते हैं, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से दूर दूर ही रहते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में भी अट्रैक्शन फोर्स कार्य कर रहा होता है। और ये जो अट्रैक्शन फोर्स क्यों कम होता है इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल में आप ये समझिए कि ये जो यूनिवर्स में सर न्यूटन ने कहा था कि यूनिवर्स में उपस्थित प्रत्येक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और यही अट्रैक्शन फोर्स को इन्होंने कहा था गुरुत्वाकर्षण बल F, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण को हम लोग F से डिनोट कर रहे हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल F जो होता है, ये उन्होंने एक फॉर्मूला निकाला था, ये जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती होता है दोनों ऑब्जेक्ट के, जो कोई भी दो ऑब्जेक्ट मान लीजिए ये है ये बी है, तो दोनों ऑब्जेक्ट के मास के मल्टीप्लिकेशन के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। कहने का मतलब ये होगा, मान लीजिए ए है ये बी है, इन दोनों के बीच की दूरी अगर r है, ठीक है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, तो इन दोनों के बीच लगने वाला ये जो आकर्षण बल का मान होगा, ये जो होगा किसके किसके ऊपर डिपेंड करेगा, F समानुपाती m1 m2, यानी इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड करेगा, और साथ ही साथ इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती ये निर्भर करता है, ठीक है। तो ये हो गया ऐसा। और जब इन दोनों को हम लोग एक जगह एक साथ लिखेंगे तो हो जाएगा, ये डिपेंड किसके किसके ऊपर करेगा, F समानुपाती m1 m2 अपॉन में हो जाएगा r²। और आप लोग जानते हैं कि जब भी समानुपाती के चिन्ह को हम लोग हटाते हैं, ठीक है, ये जो समानुपाती है इसको जब हम लोग हटाएंगे, इसके जब इक्वल टू का साइन लाएंगे, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म आता है। कांस्टेंट टर्म का मतलब ये हुआ एक नियतांक, हिंदी में कहा जाता है नियतांक। कहने का मतलब नियतांक होता क्या है, नियतांक कोई एक मतलब कि नंबर है, ये कुछ इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन नियतांक इसको इसलिए कहा जाता है कि इसकी वैल्यू जो भी होगी वो हमेशा ही एक ही रहेगी। एक का मतलब है कि मतलब एक ही जैसा रहेगा, कभी भी वो चेंज नहीं होगा। मान लीजिए इसकी वैल्यू अगर 10 है तो वो 10 ही रहेगी, मतलब कि 100 है 100 रहेगा, 1000 है 1000 रहेगा, 1 है तो 1, 0 है तो 0, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो कभी भी चेंज नहीं होगा। इसलिए जो चीज़ चेंज नहीं होता है ना उसको कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो वो बदल नहीं रहा है, नियत है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक नियतांक का जन्म होता है वो होता है g, कैपिटल G से डिनोट किया जाता है, और ये आपका m1 m2 अपॉन r², ठीक है। तो यही जो g है इसको बोला जाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पर आप इसको नोट कीजिए, इसको मैं साइड में लिख देता हूँ। ये देखिए, लिखिए वेयर F इक्वल टू, वेयर मतलब जहाँ, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हिंदी में कहेंगे गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। और m1 और m2 जो है, m1 एंड m2, ये क्या है, दोनों वस्तु का द्रव्यमान, इसको बोल देंगे मास। क्या है, मास, यानी कि हिंदी में कहेंगे द्रव्यमान है ये। m1 क्या है, पहले वस्तु का द्रव्यमान, m2 क्या है, दूसरे वस्तु का द्रव्यमान। अगर r की हम लोग बात करें, r क्या है, तो दोनों वस्तु के बीच की दूरी बोल देते हैं डिस्टेंस, बोल देंगे दूरी, ओके। और ये जो आपका कैपिटल G है इसको बोला जाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट,
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हिंदी में कहेंगे गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ओके, इसको फटाफट आप लोग नोट कीजिए, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो हम लोगों को जो निकालना किसका है, इसका डायमेंशन हम लोग को निकालना है। तो हम लोग इसको एक साइड ले लेंगे और बाकी सबको उधर कर देंगे। देखिए क्या क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। इसके नीचे 1 है, इसको नीचे वाले के साथ और नीचे वाले ऊपर वाले के साथ। तो हम लोग क्या लिखेंगे, F इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा GM1 M2। ये होगा, G को हम लोग एक साइड में रखेंगे तो G इक्वल टू हो जाएगा FR स्क्वायर और ये M1 M2 आ जाएगा नीचे। और हमको लिखना है इसी का डायमेंशन ना, तो ऐसे इसको कर देंगे। ठीक है, उसके बाद चलिए यहाँ तक आप नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये हमको G का निकालना है डायमेंशन। देखिए क्या हो गया, F का डायमेंशन जो फोर्स है ना, बल है। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ये फोर्स का हम लोगों ने बताया हुआ है MLT-2। और आर स्क्वायर क्या है, आर क्या है, लेंथ है, दूरी है, दूरी का होता है L और स्क्वायर है तो यहाँ हो जाएगा स्क्वायर। और नीचे देखिए आपको क्या है, M1 M2 मतलब ये मास हो गया एक, और एक दूसरा मास इसका भी M। देखिए हो जाएगा M, L टू द पावर यहाँ 1 है, 1 + 2 तो L टू द पावर 3 और T टू द पावर -2 तो है ही, और नीचे में क्या आ जाएगा M स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए M यहाँ पावर 1 है, यहाँ 2 है, जब ये ऊपर जाएगा तो 1 - 2 यानी कि -1, L टू द पावर 3 और T टू द पावर -2। ये हो गया आपका डायमेंशन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G का, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये एग्ज़ाम में बहुत बार आए हैं। ओके, चलिए अब हम लोग इसके आगे बात करने वाले हैं 3rd नंबर, प्लैंक्स कांस्टेंट के बारे में। किसके बारे में, प्लैंक्स कांस्टेंट या प्लैंक्स कांस्टेंट भी बोला जाता है। चलिए 3rd प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक नियतांक। प्लैंक नियतांक, फोटोन की जो एनर्जी होती है वो समानुपाती होता है किसके, उसकी फ्रीक्वेंसी के। और इसको जब हम लोग समानुपाती का चिन्ह हटा दें, कांस्टेंट यहाँ पर H आता है और ये हो गया न्यू। ठीक है, इसको बोला जाता है न्यू, ऐसे देखिएगा, लिखिएगा। ठीक है, तो हमें निकालना है किसका, वेयर, हम लोग यहाँ लिख देते हैं वेयर E इक्वल टू एनर्जी, इसको बोलेंगे ऊर्जा, और न्यू इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, हिंदी में कहेंगे आवृत्ति। ओके, और H यही है हम लोग का प्लैंक्स कांस्टेंट। वो कहते हैं हम लोग हिंदी में प्लैंक नियतांक। ओके, प्लैंक नियतांक, और हमें इसी का निकालना है डायमेंशन। प्लैंक नियतांक को एक साइड में करेंगे, और ये जो E है, E तो ये ऊपर रहेगा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, जब ये बराबर के इस पार में आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। उसके बाद देखिए एनर्जी का आप लोगों को बताया हुआ है, ये डायमेंशन मैंने निकलवाया था पिछली क्लास में, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन सब का निकलवाया था ना, तो बस वही है। तो मैंने पोटेंशियल एनर्जी का निकलवाया था आपको, डायमेंशन क्या निकलवाया गया था, MLT-2
और ये स्क्वायर, यानी एल पर भी 2 था और टी पर भी -2, यही मैंने निकलवाया था एनर्जी का। तो यहाँ पर लिख दीजिए एनर्जी, एनर्जी का क्या हो जाएगा mL2T⁻²। और फ्रीक्वेंसी का भी हम लोगों ने पीछे निकाला है T−1। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो mL2T⁻², और ये वाला जो -1 जब ऊपर आएगा तो हो जाएगा +1, तो हो जाएगा mL2T⁻1। ये आपका किसका निकल गया, यह प्लांक्स कांस्टेंट का डायमेंशन। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। अब एक रह गया है, उसको भी देख लेते हैं। लास्ट बट नॉट लिस्ट, इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल कांस्टेंट, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी कहा जाता है। हिंदी में बोला जाता है घर्षण गुणांक। ठीक है, घर्षण गुणांक होता क्या है, जब आप मान लीजिए टेबल पे या फिर फर्श पे, ये आपका फ्लोर है, फर्श है, इस पर एक बॉक्स है, इसको हिंदी में संदूक भी कहते हैं। मान लीजिए ये बॉक्स है, बॉक्स को जब आप लोग इसको धक्के मारिएगा, इसको इधर से फोर्स जब आप लगाइएगा, इसको क्या वाली सतह है ना, इसके अपेक्षा ये कितनी स्पीड जा रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं आपेक्षिक गति। तो दो लेयर के बीच का हम लोग रिलेटिव मतलब कि स्पीड देखते हैं, आपेक्षिक गति इसको बोला जाता है। जब भी किसी दो सतह के जब दोनों एक दूसरे कांटेक्ट में रहेंगे और इन दोनों के बीच में जब आपेक्षिक गति होती है तो एक फोर्स लगता है जो कि हम लोग के फोर्स के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। मान लीजिए आप इधर धक्का दे रहे हैं, आप इधर खिसकाना चाहते हैं, तो एक फोर्स लगता है इधर की ओर, इसके ठीक उल्टा लगता है, और इसी जो कि आपका बॉक्स को खिसकने नहीं देना चाहता है, और इसे ही हम लोग कहते हैं घर्षण बल। ये जो आपके फोर्स के जो आप जिधर धकेलना चाह रहे हैं उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में जो बल लग रहा है उसी को हम लोग कहते हैं घर्षण बल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। और ये जो घर्षण बल है, इसको स्मॉल एफ से दिखा देते हैं। घर्षण बल जो होता है ये समानुपाती होता है नॉर्मल के। नॉर्मल तो इसको हिंदी में बोला जाता है अभिलंब। क्या बोला जाता है, अभिलंब। अब देखिए अभिलंब क्या है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपका जनरली रखा हुआ रहता है फर्श पे या फिर कहीं भी, तो ये जो होता है इस पर एक ऊपर और एक नीचे फोर्स लगता है। नीचे फोर्स कौन सा लगेगा, जो अर्थ जो हम लोग का जो पृथ्वी है जो गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है ना, वो होता है mg। मान लीजिए इसका मान m है, तो ये जो नीचे फोर्स लग रहा है ये mg, ये क्या है, ये अर्थ के द्वारा, पृथ्वी के द्वारा लग रहा है। इसी को बैलेंस करने के लिए ऑटोमेटिक ऊपर भी एक फोर्स लगता है। मान लीजिए यहाँ पर एक रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, नीचे कोई खींच रहा है उसको, और ये ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर कोई ना खींचे तो क्या ये नीचे नहीं चला जाएगा। जिधर पृथ्वी इसको खींच रही है अपनी ओर तो उधर ही जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं, ये स्थिर है। क्यों, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे। ऐसा तभी हो पा रहा है कि जितना फोर्स नीचे पृथ्वी लगा रही है उतनी ही फोर्स ऊपर भी काम कर रहा होगा, तभी तो ये ऑब्जेक्ट स्थिर है एक जगह पे, नहीं तो ऊपर या तो नीचे हो जाता। तो ये जो आपका जो कि गुरुत्वाकर्षण के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में जो आपका बल लगता है इसको बोला जाता है अभिलंब, नॉर्मल। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, ये नॉर्मल क्या होता है, इसी पर डिपेंड करता है ये आपका फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी समानुपाती होता है किसके, नॉर्मल के। और जब आप लोग यहाँ से ये समानुपाती का चिन्ह हटाइएगा तो एक कांस्टेंट का जन्म होता है, इसको म्यू बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, म्यू। ठीक है, इसको कहा जाता है म्यू। और वो जो पिछला वाला था वो वाला था न्यू। ठीक है, और यहीं पे अगर हम लोग देखें वेयर, ये जो स्मॉल एफ है ये क्या आपका घर्षण बल। ठीक है, जिसको कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। और ये जो एन है इसको बोला जाता है अभिलंब। ठीक है,
इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मल। और ये जो म्यू है इसे कहा जाता है घर्षण गुणांक, और इंग्लिश में कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ऊपर में लिखा हुआ है इंग्लिश में घर्षण गुणांक, ठीक है। और इसी घर्षण गुणांक का हमको निकालना है डायमेंशन। तो घर्षण गुणांक म्यू को रखेंगे इधर और बाकी सबको कर देंगे एक साइड। ऊपर में एफ रह जाएगा और ये जो एन इधर मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा नीचे, तो नीचे आएगा तो ये आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए ये है आपका फोर्स, ये है नॉर्मल। ये देखिए जो फोर्स है, फोर्स का आपको पता है MLT-2, ये आप लोग समझ रहे हैं। अब ये एन का डायमेंशन क्या होगा, एन का डायमेंशन क्या होगा, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था ये ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए इस तरह से टेबल पे रखा हुआ है, तो नीचे की ओर लगता है पृथ्वी द्वारा एक बल जिसे हम लोग mg, एक बल लगता है, इसको गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है, जो बराबर होता है किसके, इस वस्तु का मास और ये गुरुत्वीय त्वरण, इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है ये पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल। और इसी के ठीक अपोजिट में, यानी कि इसी के ठीक उल्टी डायरेक्शन में और इसी के बराबर एक बल लगता है जिसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल। तो ये भी क्या है, एक बल है, इसका डायमेंशन भी क्या होगा, जो कि बल का डायमेंशन होता है। ओके, तो आप देख सकते हैं ऊपर नीचे सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, सब पर पावर 0 हो जाएगा, m पर भी 0, l पर भी 0, t पर भी 0। इसका मतलब ये क्या है, डायमेंशन लेस है, यानी कि विमाहीन। आपका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है, घर्षण गुणांक, ये क्या है आपका विमाहीन राशि है, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। इसके आगे हम लोग और भी थ्योरीज को देखेंगे, और अगर इसमें कुछ रह गया होगा तो वो भी हम लोग बात कर लेंगे। मेरे ख्याल से अब तो हो गया है। ओके, शायद एक रह गया है श्यानता गुणांक, ठीक है, श्यानता गुणांक का रह गया है, मैं इसको नेक्स्ट क्लास में इसको डील कर दूंगा। उसके बाद हम लोग विमीय समघातता सिद्धांत की थ्योरी को देखेंगे और उससे संबंधित न्यूमेरिकल्स को भी नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करवाऊंगा मैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।